बदते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। वर्तमान महामारी के बीच हमारे किसान भाइयों बहनों और खेतीहर मजदूरों ने बहुत मेहनत की है कि हमारे घरों में किसी भी तरह से भोजन की कमी ना होने पाए। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समय से पहले खेती किसानी से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा सके। अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में हर बार की तरह आपके लिए लेकर आए हैं 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। अपने कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताएंगे कि हिसार के हमारे जो किसान हैं कमल, वो क्या कमाल कर रहे हैं खेती किसानी के क्षेत्र में। उसके बाद आपको मिलवाएंगे त्रिनेत्री सावो से, जो कि एक सफल महिला किसान हैं और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और अंत में बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो आइए इन तमाम जानकारियों के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। तो हमारे हर किसान भाई बहन खेती किसानी के क्षेत्र में कमाल का काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हटके कर गुजरने वालों की बात ही अलग होती है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हिसार के कमल जी से, जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में कमाल का काम तो किया ही है, साथ ही कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक खेती किसानी की और उसके अच्छे नतीजे भी हासिल किए। इंसान जब किसी काम को करता है तो उसका नक्शा ही बदल देता है। कमल ने फार्मेसी की पढ़ाई की है, लेकिन कुछ और करने के बजाय उन्होंने खेती को चुना। वो कोई पुश्तैनी किसान नहीं है, बल्कि खेती की शुरुआत उनके पिता ने ही की थी। 1999 में जब कमल ने खेती में कदम रखा तो पिता के पास 30 एकड़ जमीन हो चुकी थी। शुरुआत में उन्होंने गेहूं, कपास और सरसों जैसी प्रचलित फसलें बोई, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं आता था। तब उन्होंने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का रुख किया। पहले की जो किसानी कर रहे थे हम, तो वो उसमें सब्जियां और आलू वगैरह का ज़्यादा योगदान था, लेकिन अब हमने एबिक से जुड़ के और HEU से प्रेरणा स्रोत प्राप्त करके अब मछली पालन के ऊपर खेती कर रहे हैं, जो कि हमारा एक नया स्टार्टअप है। और उसमें हम मत्स्य उत्पादन के साथ साथ बीज उत्पादन का भी साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा आगे का नेक्स्ट जो प्लानिंग है, इसमें हमने अच्छी ब्रीड का बीज उत्पादन करने का लक्ष्य आधार पे रखा है, जिससे कि हमारे को जो हमारे नज़दीक लगते फार्मर हैं या जो भी हमारे नज़दीक लगते नए प्रशिक्षण लेने के लिए इच्छुक किसान हैं, वो हमारे साथ संपर्क में आएँ और हमारे साथ चल कर के आगे अच्छे किसान बने और उनकी प्रेरणा स्रोत बने हम, तो उनके आय का उत्पादन भी बढ़े। और मैंने इसके लिए HEU में एबिक सेंटर से प्रशिक्षण लिया है, जो कि हमें समय समय पर गाइड कर रहे हैं और हमें इसकी जानकारी देते हैं। उसमें साथ रहकर हमारे जितने और प्रशिक्षण ले रहे बाकी सदस्य थे, जो कि विभिन्न स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे थे, उनको HEU की तरफ से तकनीकी ज्ञान एवं आर्थिक सहायता भी मिली है। आमदनी बढ़ी तो कमल के मन में और भी कुछ करने का विचार आया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मदद से उन्होंने स्टार्टअप की स्थापना की। इस स्टार्टअप के अंतर्गत उन्होंने मछली पालन शुरू किया। और अब आगे का जो हमारा प्रपोजल है, इसमें नर्सरी का प्रपोजल है, जिसके लिए कि हम ट्रेनिंग के लिए भी इच्छुक हैं और जैसे मिल भी रही है हमारे को, और आगे किसी अच्छे सीफा से
जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है फिशिंग का, वहाँ से ट्रेनिंग के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। मैं एबिक की वहाँ से आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे और आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी उसके लिए, और आप इसके लिए आगे कार्यरत रहें। पीछे के कोविड के कारण कुछ हालात ऐसे होने के कारण हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाए थे, क्योंकि आना जाना नहीं हो पाया था उससे। तो अब इसके लिए हम सब जगह पे संपर्क कर रहे हैं और आगे हमारा लक्ष्य यही है कि अच्छे ब्रीड तैयार करके अपने बाकी के जो मत्स्य उत्पादक किसान हैं उनकी सहायता भी की जाए, और इसके साथ साथ उनका जो बीज का क्वालिटी है वो भी सुधार करके उनको एक फ्रेश बीज और एक अच्छा उत्पादन दिया जाए। क्योंकि अब तक तो कलकत्ता से ही बीज आता था या दूर दराज से आया जाता था, जिसमें कि उनको वाहन का भी खर्चा पड़ता था और मछली का अच्छा बीज भी नहीं मिल पाता था, उनमें चीटिंग भी हो जाती थी उनके साथ। और यहाँ से बीज लेने में उनको एक तो नज़दीक की नज़दीक है और उसमें रोग रहित और बिना मोर्टेलिटी के उनको बीज प्राप्त होगा। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आगे उन किसान भाइयों के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सकूं। सरकार किसानों के साथ खड़ी है और कुछ नया कर गुजरने का जज्बा रखने वाले किसानों को आर्थिक सहायता भी दे रही है। मछली पालन को ही ले लीजिए, सरकार तालाब खुदवाने के लिए भी पैसा दे रही है और बीज उत्पादन के लिए भी। पिछले 2 वर्षों में हम 101 हमारे स्टार्टअप्स को यहाँ पे प्रशिक्षण दे चुके हैं, जिनमें से एक आज हमारे समक्ष अब आप सबके सामने जुड़े भी हैं, कोमल आहूजा जी। तो कोमल जी हमारे बरवाला क्षेत्र से हिसार डिस्ट्रिक्ट के हमारे स्टार्टअप हैं, जिन्होंने अपना एक बिजनेस आइडिया हमारे पास लेकर आए थे कि वो मत्स्य पालन में कुछ नया करना चाह रहे हैं। तो उनकी जो तकनीकी ज्ञान में जो प्रशिक्षण जितनी चाहिए थी, तो वो हमने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से और हमारे जो उनमें बिजनेस की उनको जो इम्पोर्टेंस, नॉलेज, मार्केटिंग कैसे की जाए, रिसर्च डेवलपमेंट में जो हेल्प है, तो यानी कि व्यावसायिक प्रशिक्षण जितना भी है वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर की मदद से हमने उनको दिया है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि उनकी तकनीक में ये है कि उन्होंने कॉस्ट रिडक्शन करके ना सिर्फ इस व्यवसाय को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में खड़ा किया है, और दूसरे किसानों को भी वो अपने मत्स्य पालन की प्रशिक्षण प्रदान करते रहते हैं, जिससे दूसरे किसानों को वो प्रेरित भी करते रहते हैं। और जैसे कि वो अपने सीडलिंग्स भी उनको देते हैं। तो एक किसान भाई को जो कि मत्स्य पालन में अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, तो वो उनको पूरा का पूरा प्रशिक्षण देके ये सुनिश्चित करते हैं कि वो उस व्यापार को फलीभूत रूप से शुरू कर सके। और ऐसे ही बहुत सारे स्टार्टअप्स की हमने तकनीकी और व्यवसायी रूप पे मदद की है। और हम आप सब किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि किसी भी किसान भाई के पास जो कि एक नया आइडिया, नवीन विचार पे जो काम करना चाहते हैं, वो हमारे विश्वविद्यालय में आप सबका स्वागत है जी। कमल अब दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। सभी किसानों से उनका यही कहना है कि चुनिंदा फसलों पर निर्भर ना रहें, बल्कि अगर अच्छी आमदनी चाहते हैं तो अलग अलग तरह की फसलें बोएं और मिश्रित खेती अपनाएं। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है।
इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हल्दी, जिसे अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, लेकिन हल्दी का सेवन अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं तो आप निरोग रह सकते हैं, आपको किसी तरह की बीमारी छू भी नहीं पाएगी। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मेघालय की त्रिनेत्री सावो से, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने की है हल्दी की जैविक खेती और एक ऐसी किस्म उपजाई है जिसके लिए आज वे दूसरे किसान भाई बहनों में प्रचलित हो चुकी हैं। मेघालय जिला पश्चिम जैंतिया हिल्स की रहने वाली आदिवासी महिला किसान त्रिनिति सावो हल्दी की खेती करती हैं और महिला किसानों के समूह से जैविक हल्दी की खेती करवाती हैं। उनकी इस पहल से महिला किसानों की आय 3 गुना तक बढ़ चुकी है। यही कारण है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। त्रिनिति ने 25 महिला किसानों के साथ मिलकर मुलियह गांव में स्पाइस बोर्ड की मदद से हल्दी की खेती की शुरुआत की थी। 4 साल के अंदर 800 किसान मिलकर अब लकडोंग किस्म की हल्दी की खेती कर रही हैं। त्रिनिति के संगठन से 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हल्दी की खेती कर रही हैं। जैविक खेती के विकास में अपने काम के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सावो ने जैविक खेती के तरीकों के माध्यम से हल्दी के शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप को विकसित करने के लिए अपने गांव मुलिह मेघालय में लगभग 800 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। लकडोंग हल्दी की कहानी गरीब महिलाओं के एक समूह की कहानी है, जो खेती के लिए खुद के लिए एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक साथ आती हैं। ये महिलाएं जैविक खेती के तरीकों और पर्यावरण के प्रति समर्पण का पालन करती हैं। हल्दी की लकडोंग किस्म, जो कि सैयों और उसके स्वयं सहायता समूह में महिला किसानों में होती है, उसमें करीमुन का 6 से 7.5% तक होता है, जो कि हल्दी का मुख्य घटक है, जो इसे चमकीले पीले रंग और विशिष्ट पृथ्वी सहित अपने नमकीन गुणों को प्रदान करता है। अधिकांश भारतीय खाना पकाने की नींव रखने वाला तीखा स्वाद कर्क्यूमिन एक अत्यधिक बेशकीमती औषधीय मसाला है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और साथ ही कैंसर रोधी गुण होते हैं। मेघालय की जैंतिया पहाड़ियों में स्वदेशी रूप से उगाए गए लकडोंग हल्दी को व्यावसायिक रूप से बिकने वाली हल्दी में सोने का मानक माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार लकडोंग हल्दी में कर्क्यूमिन की मात्रा 7% होती है। दवाओं में इसका प्रयोग बहुत होता है। सामान्य हल्दियों की प्रजाति में कर्क्यूमिन की मात्रा 2 से 5% तक ही होती है। आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग कई दवाइयों के निर्माण में होता है। हल्दी की गुणवत्ता का आधार इसमें पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ कर्क्यूमिन व वाष्पशील तेल की मात्रा है। सूखी हल्दी या चूर्ण में कर्क्यूमिन की मात्रा 2.6 से 6.6% तक होती है। यदि किसान हल्दी की खेती जैविक तकनीक से करें तो अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। जैविक तकनीक से खेती में लागत बहुत कम आती है।
ये भी है कि कम खर्च में किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। त्रिनिति सावो का मानना है कि हल्दी की जैविक खेती कर किसान अपनी आय दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है किसान। किसानों के हितों में कई तरह की ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे कि उनको आर्थिक लाभ मिल सके, हमारे किसान फसल से होने वाले नुकसान से बच सकें। लेकिन प्राकृतिक आपदा को कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो बाढ़ की स्थिति बन जाए या फिर तेज बरसात की या फिर हो ओलावृष्टि। अगर इनसे किसानों की फसलों को नुकसान होता है तो जाहिर तौर पर उन्हें आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है और इसी को देखते हुए कारगर साबित हुई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है।
तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। मछली पालन अब एक उभरते हुए व्यवसाय के रूप में सामने आ रहा है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में खेती किसानी के साथ साथ मछली पालन करके अच्छा आर्थिक मुनाफा हासिल कर रहे हैं। भारत भी अब मछली पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता दिख रहा है और इसमें ICAR ने क्या खास भूमिका निभाई है, इसके बारे में खुद ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर JK जेना। ICAR में हम 8 संस्थान हैं जो मत्स्य बारे में, हम मछली के बारे में शोध करते रहते हैं। जो सिर्फ हम खेती में काम करते नहीं, जो खेती बोलते हैं तो जो फ्रेश वाटर में होता है, मीठा पानी में हमारा एक संस्थान है भुवनेश्वर में, सीफा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, और एक खारा पानी के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर जो चेन्नई में है। वो दोनों संस्थान पूरा जो शोध होता है खेती के ऊपर शोध करते हैं। इसके अलावा भी हम आज के दिन में समुंदर में कैसे, जैसे केज कल्चर के बारे में हम आजकल बात करते हैं, CMFRI सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी काम करते हैं। ऐसे भी हमारा कोल्ड वाटर रीजन में जहाँ ट्राउट, महासीर जैसे मछली के लिए जो खेती होता है वो DCFR काम करता है। उसके छोड़ के भी जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, समुंदर से जो मछली पकड़ते हैं या नदी से रिजर्वर से पकड़ते हैं, इसके ऊपर जो शोध करने के लिए वो हमारा CIFRI, CMFRI और एक ब्यूरो है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस लखनऊ, और एक एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए हमारा जो संस्थान है CIAP मुंबई में, जो 11 डिसिप्लिन में मास्टर एंड PhD डिसिप्लिन करते हैं, और एक हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट, जो कैसे मछली को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद उसको प्रोसेसिंग कैसे करेंगे या वैल्यू एडिशन करेंगे, उसके लिए एक CIFT संस्थान है। जो हमारा शोध हुआ है तो पूरा पकड़ने से लेकर कंजम्पशन तक सब के ऊपर शोध करते रहते हैं। जब आप भारत का प्रोडक्शन देखेंगे मछली का, लास्ट 7 दशक में हम 1 मिलियन टन से भी कम मछली हमारा प्रोडक्शन होता था। पूरा प्रिसाइज में बोलना चाहूँगा, 7.5 लाख टन से आज के दिन में 142 लाख टन हम मछली के उत्पादन 19 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। एंड इसके लिए शोध का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बोलेंगे, जब हम खेती कर, आज के दिन में हम बोलते हैं कि 8 मिलियन टन हमारा फ्रेश वाटर प्रोडक्शन होता है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर से प्रोडक्शन होता है। पहले आपका प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए। पहले बीज के लिए हम डिपेंड करते थे नदी के ऊपर। जब बारिश होगा, बाढ़ आएगा, नदी से हम पकड़ेंगे बीज, छोटा छोटा बीज पकड़ेंगे, देन हम यूज करेंगे। जो हम सोचते थे कि कटला रोहू हम पकड़ेंगे, लेकिन क्या पकड़ते थे हमको पता नहीं था बीज में। आज के दिन में 100% बीज इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में जो टेक्नोलॉजी हुआ हम 1957 में, वही टेक्नोलॉजी से आज 100% सीड रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल होता है। आज के दिन में 3000 से भी ज़्यादा हमारा हैचरी है कंट्री में। हम बोलते हैं 52 बिलियन सीड फ्राई, मेनली फ्राई, कार्प फ्राई हमारा आज के दिन में प्रोडक्शन होता है। वही एक टेक्नोलॉजी जो रिवोल्यूशनाइज किया है। आज के दिन में हम सिर्फ इंडियन मेजर का बोलते नहीं, आज के दिन में 70 से ज़्यादा मछली का हम ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। सिर्फ कार्प नहीं, कैटफिश नहीं, आज के दिन में जो मरेल हम बोलते हैं, या ब्रैकिश वाटर में जैसे मलेट बोलते हैं, मिल्क फिश बोलते हैं, पल्स फिश बोलते हैं, या मेरीन में आज के दिन में जो कैज कल्चर करते हैं, नया नया मछली, कोबिया, पंपन और ग्रुपर, ये सब का मछली का हम जो प्रजनन विकसित किए हैं। और कल्चर टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। पहले तालाब में प्रोडक्शन कितना होता था? 500-600 किलो होता था पर हेक्टेयर में। आज के दिन में हमारा जो नेशनल एवरेज प्रोडक्शन है 3.5 टन से ज़्यादा है। लेकिन आपको हमारे खेती फार्मर के पास जाएंगे 10 टन 15 टन वेरी कॉमन है। जो कार्प में करते हैं, जो कैटफिश में करते हैं तो बहुत ज़्यादा है। तो नया नया टेक्नोलॉजी हुआ। सिर्फ कार्प, कैटफिश नहीं, फूड फिश नहीं, ऑर्नामेंटल फिश, नया नया मछली, फ्रेश वाटर का छोड़िए, ब्रैकिश वाटर, मेरीन, जो डामसेल, क्लाउन जैसे मछली है, एक एक मछली 2 इंच का मछली को $3 $4 में हम बेच सकते हैं। जो झींगा, छोटा झींगा, एक एक झींगा को 2 इंच का साइज का झींगा आप $10 तक भी प्राइस होता है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, फार्मिंग टेक्नोलॉजी, ये हमारा जो शोध हुआ है वो धीरे धीरे
पूरा देश में उसको स्प्रेड हुआ है। उसको छोड़ के जो मछली पालन करेंगे इसके लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, आहार चाहिए। जो बीमारी होता है उसको डिजीज मैनेजमेंट चाहिए। ये सब के मिट्टी पानी के ऊपर चाहिए, सोच चाहिए। ये सब के ऊपर हमारा टेक्नोलॉजी विकसित हुआ है। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन कार्यक्रम को देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स को देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।